नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का किया शुभारंभ। आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मना रहा है 150वां स्थापना दिवस। जारी है महाकुंभ का पहला अमृत स्नान। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों समेत 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी और अमित शाह के फोटो के साथ छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी एफआईआर। चुनावी कार्य के लिए सरकारी वाहन के उपयोग करने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा। रक्षा मंत्री ने कहा, पीओके में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन से किया जा रहा है वंचित। भारत के बारे में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की भ्रामक टिप्पणी का मामला। संसदीय समिति मेटा को करेगी समन। 20 से 24 जनवरी के बीच मेटा के प्रतिनिधियों को संसद में बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने हमारे देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। पीएम ने कहा कि आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई,
लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान एक डाक टिकट और स्मारक सिक्के के साथ ही डिजिटल कॉफी बुक का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें मौसम विज्ञान से जुड़ी कई नवोन्मेष प्रयासों को प्रदर्शित किया गया था। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों समेत 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दोपहर 3 बजे तक आस्था की डुबकी लगाई है। आज विश्व का सबसे बड़े मानव समागम की धरती प्रयाग मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। देखिए प्रयाग की धराधाम से हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी की विशेष रिपोर्ट। जय जय राधे 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 बोलो राधे राधे हर हर महादेव जय श्री राम। ज्योतिषीय कालगणनाओं की अगर माने तो आज से भगवान सूर्य देव की उत्तरायण गति प्रारंभ हो रही है, यानी भगवान सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना प्रारंभ कर चुके हैं। और ऐसा शुभ अवसर, ऐसा महत्वपूर्ण क्षण हमें हमारे जीवन मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि 144 साल के बाद में एक क्षण है, ये पल है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। ये विशाल मानव संगम अपने आप में सनातन के गर्व की कहानी कह रहा है। ये दृश्य अपने आप में किसी को भी जो सनातन में आस्था रखता है उसको गर्व से सराबोर करने वाला है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पूरे देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम की पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाई। यहाँ के आने के बाद में अनुभव ऐसा है कि प्रॉपर डिस्टेंस है लोगों में, घाट पे भी प्रॉपर साफ सफाई है, हर व्यक्ति हेल्पिंग हैंड है, किसी से कोई भी पूछ रहे हैं जानकारी वो बता रहा है, सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मकर संक्रांति में स्नान का, दान का, खान का सबका बड़ा महत्व है। और इसकी भी अगर हम बात करें तो सूर्योदय से लेकर 15 जनवरी के सुबह तक का ये इसका प्रभाव माना जाता है। और तमाम संक्रांतियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है इसका प्रभाव इसके सूर्योदय से 16 घंटे पहले प्रभाव शुरू हो जाता है और इसके सूर्यास्त के बाद 16 घंटे तक और भी रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, लिहाजा ये पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। आज के दिन प्रयाग में श्रद्धालु भजन, पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कर रहे हैं। हम हैदराबाद से आ रहे हैं, हमारे को निकले हुए 10 दिन हो गए हैं, आज इधर पहुंचे हैं, अभी कल तक इधर ही है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था सही भी लगा, मोदी जो किए हैं अच्छा किए हैं, सबको भी अच्छा लग रहा है। हम लोग नहाने कुंभ आए थे, अच्छा सारा व्यवस्था अच्छा हुआ। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक आधार यह है कि सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकता है, जिसके चलते दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति से शीत ऋतु का अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत होने लगती है। ये प्रेम है, मोहब्बत है, आस्था है, अनंत है, के साधु है, संत है, उमंग है, उत्साह है, ढोल है, नगाड़े हैं, मृदंग है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ये महाकुंभ है, मस्तक पे त्रिपुंड है, बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में कैमरामैन सत्यप्रकाश, सहयोगी केशव के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज के लिए प्रयागराज संगम क्षेत्र से। और प्रयागराज में चल रहे भव्य और दिव्य महाकुंभ की छटा देखते ही बन रही है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर चल रहा है। इस पावन स्नान को लेकर देश के कोने कोने से पहुंचे नागा श्रद्धालुओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
नगा साधुओं की मस्त मौला चाल और उनकी भावभंगिमाएं देखते ही बन रही है। महाकुंभ में नगा साधुओं को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ कतारबद्ध दिखी। नगा साधु महाकुंभ में पहुंचे आम श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा करते नजर आए। और प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान से ठीक एक दिन पहले संगम तट पर नमामि गंगे टीम द्वारा भव्य नमामि गंगे यज्ञ का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य गंगा की पवित्रता, स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामूहिक संकल्प लेना था। यज्ञ के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं और गंगा सेवा दूतों ने गंगा के निर्मल प्रवाह के लिए आहुतियां अर्पित की। यज्ञ का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया। इस भव्य आयोजन में 200 से अधिक गंगा सेवा दूतों ने विशेष रूप से भाग लिया और गंगा की अविरलता पवित्रता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। यज्ञ में शामिल श्रद्धालुओं ने जूट बैग्स के जरिए प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर नमामि गंगे टी शर्ट और कैप्स का वितरण किया। नमामि गंगे यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना का संगम है। यह आयोजन समाज के सभी वर्गों को गंगा स्वच्छता और संरक्षण के प्रति प्रेरित करता है। लोगों को जागरूक करना कि गंगा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्लास्टिक, कोई भी थैला ना फेंका जाए और लोगों को गंगा घाटों पे स्वच्छता जो बनाई रखी गई है उसको आने वाले 45 दिन उसको बनाए रखें। तो उनके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे एक सामूहिक यज्ञ किया है और ये मनोकामना की है कि आने वाले जितने भी 40 करोड़ श्रद्धालु हैं इस महाकुंभ में आएंगे तो उन्हें स्वच्छ महाकुंभ और स्वच्छ प्रयाग देखने को मिले। ये नमामि गंगे का पवेलियन है जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक यहाँ पे लगेगा। यहाँ तरह तरह की प्रदर्शनियाँ लगेंगी। यहाँ गंगा टास्क फोर्स क्या कार्य करती है उसको भी दर्शाया जाएगा। तो उसका आज उद्घाटन था। उसके शुभ कार्य को शुरू करने से पहले जैसे यज्ञ किया जाता है वैसे ही नमामि गंगे ने यहाँ पे यज्ञ करके इस कार्य की शुभारंभ करने का घोषणा की है। नमामि गंगे के तरफ से यहाँ पे एक पेविलियन का आरंभ हो रहा है यहाँ पे, जिसमें कुंभ के पूरे 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ से पधारेंगे। तो ये बेसिकली पेविलियन में हम और हमारे जो साथी पार्टनर्स हैं, नमामि गंगे के जो पार्टनर्स हैं, उन सबका एक स्टॉल होगा और इसमें हम ये बताएंगे कि नमामि गंगे ने अभी तक गंगा के पुनरुद्धार में क्या क्या दायित्व दिखाया है, क्या क्या हासिल किया है, उसके बारे में प्रदर्शन करेंगे। और अब बात दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरों की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। इन पोस्ट को लेकर ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरों के साथ एआई तकनीक इस्तेमाल कर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट ऐसे शेयर किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आतिशी के खिलाफ दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष के.एस. दुग्गल की शिकायत को संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग ने गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर निजी काम के लिए सरकारी वाहन के उपयोग करने का गंभीर आरोप है। साथ में ये भी आरोप है कि आतिशी ने पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार की सामग्री कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया। कालकाजी जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और भाजपा भी इसको लेकर सीएम से जवाब मांग रही है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह विदूड़ी ने आतिशी के खिलाफ सख्त एक्शन और उन्हें चुनाव से बाहर करने की मांग की है।
क्या आतिशी इसका कोई जवाब देंगी कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार सामग्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही है? जो शिकायत श्री संकेत गुप्ता की ओर से की गई उसमें सच्चाई पाई गई और शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ की गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आतिशी को यदि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो उनको विड्रॉ करना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको राजनीति से भी हट जाना चाहिए। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि वे अपने ऊपर उठ रहे प्रश्नों में से एक का भी जवाब दे सके। क्या कमेंट करना है एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी घेरे में लिया। इसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाना चाहते हैं जबकि मेरी लड़ाई देश बचाने की है। राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव के लिए प्रोजेक्ट किया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दिल बधाइयां आज रख के जश्न मनावांगे, लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद इस सीट से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी यहां से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर दांव लगा रही है। मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा जबकि नतीजा 8 फरवरी को आएगा। बिहार में एनडीए नेताओं ने मंगलवार को पटना में संयुक्त प्रेस वार्ता की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि 15 जनवरी से बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बैठकों के दूसरे चरण के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी गई है। एनडीए 6 जिलों में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक सम्मेलन करेगा। इसके अंतर्गत भोजपुर में 27, बक्सर में 28, कैमूर में 29, रोहतास में 30, औरंगाबाद में 31 और गया में 1 फरवरी को सम्मेलन होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर एनडीए में भारी उत्साह है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का जो हम लोगों ने प्रथम चरण का रणनीति तय किया, उसके बाद हमारे प्रवक्ता और हमारे प्रबंधनकर्ता उन जिलों में जब गए तो कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा गया और ऐसा लगा कि सभी कार्यकर्ता
पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आने वाले 2025 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जम्मू में कहा कि जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है और ये पाकिस्तान के लिए एक विदेशी क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं है। रक्षा मंत्री ने पीओके को भारत के माथे का मुकुटमणि बताया। अखनूर के टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में 9वें सशस्त्र बल वेटरन्स डे कार्यक्रम के दौरान वेटरन्स को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके का इस्तेमाल आतंकवाद को संचालित करने के लिए किया जा रहा है। पीओके से आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर अभी भी संचालित हो रहे हैं और सीमा से सटे इलाकों में लॉन्च पैड बनाए गए हैं। भारत सरकार सब जानती है, पाकिस्तान को उन्हें खत्म करना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन से वंचित किया जा रहा है। आज यहाँ हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुटमणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में दिल्ली में रेलवे के कायाकल्प के लिए तेजी से काम हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीए सरकार के समय दिल्ली में रेलवे के विकास के लिए मात्र 96 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जो अब बढ़कर 2582 करोड़ रुपए हो गया है। ये राशि यूपीए सरकार के आवंटन की तुलना में करीब 27 गुना ज्यादा है। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। से जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज़्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे। उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए 13 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा। हजरत निजामुद्दीन, जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। करीब 20 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। दिल्ली हैंडल करता है 700 के आसपास गाड़ियों को। कैसे इसको 1000 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1200 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1400 तक पहुंचाए, ये पूरी कंप्लीट मास्टर प्लानिंग बन रही है, जिससे कि आने वाले 20-30 साल तक दिल्ली में कंजेशन न रहे और आराम से नई गाड़ियां चालू कर सके। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने 8 जनवरी को भेजे ईमेल को लेकर जांच की तो एक नाबालिग का पता चला जिसने मेल भेजा था। किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि और साजिश के पहलू को जांचने के लिए पुलिस ने उसकी प्रोफाइलिंग की। इसमें पता चला कि उसके माता पिता में से एक का संबंध एक संगठन से है जिसके तार एक एनजीओ से जुड़े हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार इस एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से गहरा नाता है। इसने कई मुद्दों पर उस दल का समर्थन किया और संसद हमले के दोषी
अफजल गुरु की फांसी की वैधता पर भी सवाल उठाए थे। पुलिस का कहना है कि अभी आगे की जांच होनी है। अब तक की जांच में सामने आया कि आरोपी ने कम से कम 7 बार ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।